यूनिट 5 विकास के मुद्दे, कृषि संकट, मानव संसाधन विकास और कुशल बेरोजगारी। नमस्कार। जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद ऑफिस का एचआर डिपार्टमेंट, है ना? लेकिन आज हम इस शब्द को एक बिल्कुल अलग, एक बहुत बड़े नजरिए से देखने वाले हैं। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि किसी देश की तरक्की उसकी जमीन या खजाने से होती है, पर आज ये बात साफ है कि असली दौलत तो उसके लोग हैं, उनकी क्षमता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मानव संसाधन का मतलब सिर्फ काम करने वाले लोग और देश की इकोनॉमी है, या फिर ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी चीज है? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। इसको समझने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक है आर्थिक दृष्टिकोण, जो लोगों को सिर्फ श्रम शक्ति यानी लेबर फोर्स मानता है, मतलब उत्पादन का एक साधन। लेकिन दूसरा नजरिया समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण कहता है, नहीं, लोग मशीन नहीं हैं, वो सामाजिक प्राणी हैं, समाज की बिल्कुल कोर यूनिट। यहां फोकस पैसे पर नहीं, बल्कि लोगों की सोच, उनकी संस्कृति और उनके मूल्यों पर होता है। तो फिर असली परिभाषा क्या हुई? असल में मानव संसाधन का मतलब है किसी भी देश की वो आबादी जो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने हुनर, अपनी सेहत और अपनी काबिलियत के दम पर देश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेती है। ये सिर्फ काम करने की ताकत नहीं, बल्कि एक इंसान के पूरे वजूद की बात है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये मजबूत मानव संसाधन बनता कैसे है? इसकी नींव दरअसल 4 बहुत ही जरूरी पिलर्स यानी स्तंभों पर टिकी है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है एजुकेशन यानी शिक्षा। ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है। सोचिए, एक पढ़ा लिखा इंसान न सिर्फ बेहतर काम करता है, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनकर समाज को भी सही दिशा दिखाता है। दूसरा स्तंभ है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। ये तो सीधी सी बात है, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है, और जाहिर है सिर्फ एक सेहतमंद इंसान ही देश की तरक्की में अपना पूरा योगदान दे सकता है। तीसरा स्तंभ है हुनर या स्किल्स। टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग वो औजार हैं जो मानव संसाधन को तराशकर और बेहतर बनाते हैं। देखिए, आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता, हुनर होना बहुत जरूरी है। और चौथा और शायद सबसे अहम स्तंभ वैल्यूज यानी नैतिक और सामाजिक मूल्य। सामाजिक जिम्मेदारी की भावना, अनुशासन और एक दूसरे का साथ देना, यही वो चीजें हैं जो किसी व्यक्ति को सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा बनाती हैं। चलिए अब इन किताबी बातों से निकलकर जरा असल दुनिया में आते हैं और भारत की कहानी को समझते हैं, जो मानव संसाधन के मामले में एक बहुत ही अनोखे मोड़ पर खड़ा है, जहां एक तरफ तो आसमान छूने के मौके हैं, तो दूसरी तरफ गहरी खाइयां भी हैं। भारत के पास एक सुपर पावर है, इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। जरा सोचिए, करोड़ों युवा हाथ और दिमाग अगर इन्हें सही दिशा मिल जाए तो ये देश को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। लेकिन हर बड़ी ताकत के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। हमारे सामने हैं बेरोजगारी, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, और सबसे दुखद ब्रेन ड्रेन, यानी हमारे सबसे काबिल लोगों का देश छोड़कर चले जाना। ये वो जंजीरें हैं जो हमारी इस युवा शक्ति को पूरी तरह से आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हमारे समाज में जो असमानता फैली हुई है, वो विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। जब तक जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर भेदभाव की ये दीवारें खड़ी रहेंगी, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएंगे। तो क्या कोई रास्ता है? क्या हम इन चुनौतियों से पार पा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि असली विकास की चाबी आखिर छिपी कहाँ है। रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन इस पर चलने के लिए एक मजबूत एक्शन प्लान की जरूरत है। हर बच्चे को अच्छी और सुलभ शिक्षा, हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारे युवाओं के हाथ में हुनर, महिलाओं को बराबरी का हक और आगे बढ़ने के मौके, और सबसे जरूरी, सभी के लिए अच्छे रोजगार। यही वो सीढ़ियां हैं जो हमें तरक्की की मंजिल तक ले जाएंगी। और इस एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जमीन से निकलने वाला कोयला या तेल वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इंसान के सीखने, बनाने और आगे बढ़ने की जो क्षमता है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। यही हमारी असली, कभी ना खत्म होने वाली दौलत है।
तो आखिर में हमें ये समझना होगा कि मानव संसाधन का विकास सिर्फ पैसों या जीडीपी बढ़ाने का खेल नहीं है। ये तो सामाजिक बराबरी, इंसाफ और एक बेहतर संस्कृति बनाने की गारंटी है। सीधी सी बात है, जब लोग मजबूत होंगे तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जरूरी और मुश्किल मुद्दे पर बात करेंगे, और वो है बेरोजगारी। कोशिश करेंगे कि इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकें। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि बेरोजगारी आज हमारे समाज के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि इसका असर हम सब पर, हमारी जिंदगी पर सीधा पड़ता है। तो चलिए इस पूरे मसले को एक एक करके समझते हैं। पहले तो ये जानेंगे कि बेरोजगारी आखिर है क्या, फिर इसके अलग अलग प्रकार कौन से हैं, ये समस्या पैदा ही क्यों होती है, इसका समाज पर क्या असर होता है, और आखिर में इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, बेरोजगारी का असल मतलब क्या है? किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी सही परिभाषा जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में, बेरोजगारी वो हालत है जब कोई इंसान काम करने के काबिल भी है और काम करना चाहता भी है, लेकिन उसे कोई काम मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इस परिभाषा में एक और जरूरी बात जोड़ता है। उनके हिसाब से बेरोजगार वो है जिसके पास काम नहीं है, वो काम करने के लिए तैयार है, और सबसे जरूरी, वो एक्टिवली, मतलब सच में नौकरी ढूंढ भी रहा है, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा। अब जब हम ये समझ गए हैं कि बेरोजगारी कहते किसे हैं, तो ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये सिर्फ एक तरह की नहीं होती, इसके कई अलग अलग रूप हैं। यहाँ देखिए, 5 मुख्य प्रकार हैं। पहली है खुली बेरोजगारी। ये तो सीधी सी बात है, किसी के पास कोई काम ही नहीं है। दूसरी है छिपी बेरोजगारी। ये अक्सर गांव में खेती में दिखती है, जहां एक काम को करने के लिए जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं। फिर है मौसमी बेरोजगारी, जैसे खेती में कुछ महीने काम होता है, फिर नहीं। चौथी है शिक्षित बेरोजगारी, जो आज की बड़ी समस्या है, मतलब डिग्री तो है पर नौकरी नहीं। और आखिर में है संरचनात्मक बेरोजगारी, जो इकोनॉमी में बड़े बदलावों की वजह से आती है। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी तरह की बेरोजगारी होती क्यों है, इसके पीछे की जड़ें क्या हैं? चलिए अब इन कारणों पर एक नज़र डालते हैं। असल में इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ काम करती हैं, जैसे कि तेजी से बढ़ती हमारी आबादी, देश में इंडस्ट्रीज का उतना विकास न होना, हमारी एजुकेशन सिस्टम की कमियां, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का आना, और हमारी अर्थव्यवस्था का आज भी काफी हद तक खेती पर निर्भर होना। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये समस्या हर जगह एक जैसी नहीं है। अगर हम भारत का उदाहरण लें तो गांव में छिपी बेरोजगारी ज्यादा है, और वहीं शहरों में शिक्षित बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जहां पढ़े लिखे नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं। अब बात करते हैं इसके असर की। बेरोजगारी का असर सिर्फ आर्थिक नहीं होता, इसका समाज पर और एक इंसान के मन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ये एक सामाजिक संकट है। जरा सोचिए, जब लोगों के पास काम नहीं होता तो गरीबी बढ़ती है। कुछ लोग निराशा में अपराध का रास्ता अपना लेते हैं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। समाज में एक बेचैनी फैलती है, यहाँ तक कि परिवार टूटने लगते हैं, और समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी चौड़ी हो जाती है। मशहूर विचारक कार्ल मार्क्स ने इसे एक नाम दिया था, द रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, यानी श्रम की आरक्षित सेना। उनकी थियोरी ये थी कि पूंजीवादी व्यवस्था में हमेशा कुछ लोगों को जानबूझकर बेरोजगार रखा जाता है, ताकि बाजार में हमेशा काम करने वाले लोग मौजूद रहें और उन्हें कम सैलरी पर रखा जा सके। इसी तरह एक और समाजशास्त्री हुए एमिल दुर्खीम। उन्होंने अनोमी का कॉन्सेप्ट दिया। उनका कहना था कि जब बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलती है तो समाज के नियम कायदे कमजोर पड़ने लगते हैं, जिससे एक तरह की सामाजिक अस्थिरता और बेचैनी का माहौल बन जाता है। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली, उसके कारण और असर भी देख लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसका हल क्या है? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी बिल्कुल, अब हम उन्हीं रास्तों पर बात करेंगे। देखिए, इस बड़ी समस्या का कोई एक छोटा सा जादुई हल नहीं है। हमें कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा, जैसे कि नए उद्योग लगाना,
लोगों को आज के जमाने के हिसाब से स्किल्स सिखाना, लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए बढ़ावा देना, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदलना और हाँ, गांवों के विकास पर भी पूरा ध्यान देना होगा। सरकारें भी इस दिशा में कोशिशें करती हैं, जैसे भारत में मनरेगा योजना, जो गांव में लोगों को कम से कम कुछ दिनों के काम की गारंटी देती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन एक चिंता जो सबसे बड़ी है, वो है युवाओं की बेरोजगारी। जब हमारे देश के पढ़े लिखे, काबिल युवाओं को मौके नहीं मिलते, तो वो निराश होकर दूसरे देशों का रुख कर लेते हैं। इसी को हम ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन कहते हैं, और ये किसी भी देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और अंत में सबसे जरूरी बात, हमें ये याद रखना होगा कि बेरोजगारी सिर्फ पैसों की तंगी का नाम नहीं है। ये एक इंसान के आत्मसम्मान और उसकी गरिमा पर हमला है। ये एक आर्थिक समस्या से कहीं ज्यादा एक सामाजिक और एक मानवीय संकट है। आज हम बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के बारे में। अब देखिए, ये सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का विज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारे समाज और कुदरत के बीच के उस बेहद गहरे रिश्ते को समझने की एक चाबी है। वो रिश्ता जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, और सवाल थोड़ा अजीब है। क्या एक शहर भी एक जंगल हो सकता है? सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना? लेकिन इकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि हमारे बनाए हुए कंक्रीट के जंगल भी उतने ही एक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं जितने कि अमेज़न के जंगल। अरे भाई, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब ही है एक ऐसा सिस्टम जहां हर जीव और उसका पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हाँ, इकोलॉजी हर तरह के माहौल की पड़ताल करती है। तो फिर ये इकोलॉजी है क्या भला? चलिए इसको और करीब से समझते हैं। और किसी भी चीज को गहराई से जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही कि हम उसकी बिल्कुल जड़ों तक जाएं। तो देखते हैं कि पारिस्थितिकी की बुनियादी बातें क्या हैं। देखिए, इकोलॉजी शब्द आया है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से। पहला है ओइकोस, जिसका मतलब है घर, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब है अध्ययन। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो पारिस्थितिकी हमारे इस साझा घर यानी हमारी धरती का अध्ययन है। ये पता लगाती है कि इस घर में रहने वाले सभी जीव और उनके आसपास का माहौल एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। तो सवाल उठता है, इस घर में रहता कौन कौन है? सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है जीव। और यहाँ बात सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों की नहीं हो रही। अगर हम इसे सामाजिक नजरिए से देखें तो हम इंसान और हमारा समाज भी इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब जहाँ जीव होंगे वहाँ उनके आसपास का माहौल भी तो होगा, और बस यही है हमारा दूसरा घटक, पर्यावरण। इसमें हवा, पानी, जमीन जैसी कुदरती चीजें तो आती ही हैं, पर साथ ही हमारे बनाए शहर, हमारी सड़कें और हमारे खेत भी इसी पर्यावरण का हिस्सा हैं। और अब आता है तीसरा और सबसे दिलचस्प घटक जो इन सबको आपस में जोड़ता है। वो है पारस्परिक संबंध यानी कि इंटरैक्शंस। असल में इकोलॉजी इन्हीं सब के बीच की बातचीत की स्टडी है। जैसे एक शेर का हिरण का शिकार करना एक इंटरैक्शन है, तो वहीं इंसानों का एक नया शहर बसाना भी एक इंटरैक्शन है। आप कह सकते हैं कि यही वो गोंद है जो पूरे सिस्टम को एक साथ चिपका के रखता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि इसके हिस्से क्या क्या हैं, पर सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, हर पारिस्थितिकी तंत्र, चाहे वो एक छोटा सा तालाब हो या फिर पूरा का पूरा महासागर, वो कुछ बहुत ही बुनियादी नियमों पर चलता है। पहला और सबसे जरूरी नियम है जैविक संतुलन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक स्वस्थ इकोसिस्टम में हर जीव का अपना एक खास रोल होता है। जरा सोचिए, अगर किसी जंगल से सारे बाघ गायब हो जाएं तो क्या होगा? हिरणों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि वो जंगल की सारी घास और छोटे मोटे पौधे चट कर जाएंगे। मतलब एक कड़ी टूटी और पूरा का पूरा संतुलन बिगड़ गया। दूसरा बड़ा नियम है ऊर्जा का प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो। इसको ऐसे समझिए कि सूरज एक बहुत बड़ी, कभी न खत्म होने वाली बैटरी है। पौधे अपनी पत्तियों से इस बैटरी को चार्ज करते हैं। फिर खरगोश जैसे शाकाहारी जीव इन पौधों को खाकर वो ऊर्जा ले लेते हैं, और फिर लोमड़ी जैसा कोई मांसाहारी जीव उस खरगोश को खा लेता है। ये ऊर्जा की एक सीधी साधी चेन है जो इस धरती पर जीवन को चलाती है।
अब तक तो हमने बात की प्रकृति के नियमों की, लेकिन अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब इस पूरे समीकरण में हम इंसानों की एंट्री होती है तब क्या होता है? यहीं से शुरू होती है मानव समाज के जबरदस्त असर की कहानी। और हमारे इसी असर की वजह से इकोलॉजी को देखने के अब दो मुख्य नजरिए बन गए हैं। एक है प्राकृतिक पारिस्थितिकी, जिसमें हम जंगलों, नदियों, पहाड़ों जैसे कुदरती सिस्टम को समझते हैं, और दूसरी तरफ है मानव पारिस्थितिकी, जो इस बात पर फोकस करती है कि शहर बनाने, फैक्ट्रियां चलाने जैसी हमारी गतिविधियां पर्यावरण को कैसे बदल रही हैं। और यकीन मानिए, ये बदलाव कोई छोटे मोटे नहीं हैं। हम संसाधनों का बेहिसाब इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं। जरा सोचिए, भारत की कई नदियां जिन्हें हम पवित्र मानते हैं, आज फैक्ट्रियों के कचरे से जूझ रही हैं। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि हमारी गतिविधियां कुदरत के संतुलन को कैसे बिगाड़ सकती हैं। अब ये सब सुनकर थोड़ी चिंता तो होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर अंधेरी सुरंग के आखिर में एक रोशनी होती है। तो चलिए अब समस्याओं से आगे बढ़कर समाधानों की बात करते हैं, खास तौर पर भारत के संदर्भ में, कि हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं और हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आज भारत कई बड़ी पारिस्थितिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमारे जंगल तेजी से कट रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जमीन बंजर होती जा रही है, और शहरों में वायु प्रदूषण का तो क्या ही कहना। हर सर्दियों में दिल्ली जैसे महानगरों में सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस नहीं हैं, ये हमारी और आपकी जिंदगी की हकीकत है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हर समस्या का समाधान होता है। जंगलों को बचाना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, पानी की हर एक बूंद को सहेजना, प्रदूषण पर सख्ती से लगाम लगाना और सोलर विंड एनर्जी जैसी साफ सुथरी ऊर्जा को अपनाना, ये कुछ ऐसे ठोस कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। और इन सबसे ऊपर है सामाजिक जागरूकता। हमें ये समझना होगा कि ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हम में से हर एक की है। छोटे छोटे कदम मिलकर ही एक बड़ा बदलाव लाते हैं। हम सब शहरों और टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में रहते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इस पूरी दुनिया की नींव वो कहाँ रखी गई थी? इसका जवाब छिपा है कृषक समाज में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें सीधा हमारी सभ्यता की जड़ों तक ले जाता है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो कृषक समाज, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या सिर्फ खेत खलिहान और किसान? असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम मिलकर इस सवाल की एक एक परत को खोलते हैं। और इस सफर को आसान बनाने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे इसके परिचय से, फिर इसकी खासियतों को जानेंगे, किसानों के अलग अलग प्रकार और उनकी संरचना को समझेंगे। इसके बाद हम भारत के कृषक समाज पर खास तौर से नजर डालेंगे, इसकी समस्याओं और बदलते स्वरूप को देखेंगे, और आखिर में ये सब आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, कृषक समाज का एक परिचय। आखिर है क्या ये? बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा समाज है जहां ज्यादातर लोगों की जिंदगी खेती पर निर्भर करती है। उनकी पूरी रोजी रोटी जमीन और किसानी से ही चलती है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां लगभग हर किसी का जीवन सूरज के उगने से लेकर डूबने तक जमीन से ही जुड़ा हो। बस यही है कृषक समाज की असली तस्वीर। शहरों की भागदौड़ से दूर, प्रकृति के एकदम करीब। और पता है, ये कोई बहुत पुरानी भूली बिसरी कहानी नहीं है। बड़ी बड़ी मशीनों और फैक्ट्रियों के आने से पहले हमारी पूरी दुनिया असल में एक बहुत बड़ा कृषक समाज ही तो थी। और आज भी जब हम आसमान छूती इमारतों को देखते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में करोड़ों, जी हां करोड़ों लोगों की जिंदगी आज भी इसी जमीन से जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज है जो किसी समाज को कृषक समाज बनाती है? क्या सिर्फ खेती करना काफी है? नहीं, इसकी कुछ बहुत ही खास पहचान है। चलिए अब उन्हें एक एक करके समझते हैं। और इस समाज के बिल्कुल केंद्र में, इसके दिल में कौन है? किसान। ये वो इंसान है जिसकी पूरी दुनिया अपनी या किराए पर ली हुई जमीन के चारों ओर घूमती है, और उसका सबसे बड़ा सहारा उसका अपना परिवार, जिनकी मेहनत से ही सब कुछ चलता है। अब जरा इन खासियतों को देखिए। अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है। जमीन सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि इज्जत और रुतबे का प्रतीक है। टेक्नोलॉजी पारंपरिक होती है। काम कौन करता है? पूरा परिवार मिलकर। और यहाँ की सामुदायिक जिंदगी वो बहुत मजबूत होती है। सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं
और हाँ, एक सामाजिक स्तरीकरण भी होता है, मतलब समाज में सबका एक तय स्थान होता है। अभी अभी हमने सामाजिक स्तरीकरण की बात की है ना? मतलब समाज में एक तरह का बंटवारा। तो इसका असल मतलब क्या है? चलिए, अब देखते हैं कि इस समाज की सीढ़ी पर कौन कहाँ खड़ा होता है। ये देखिए, इस संरचना में सबसे ऊपर आते हैं वो किसान जो अपनी जमीन के खुद मालिक होते हैं। फिर बीच में आते हैं बटाईदार या किराएदार जो किसी और की जमीन पर खेती करते हैं। और इस सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वो हैं भूमिहीन मजदूर, जिनके पास अपनी मेहनत के सिवा और कोई पूंजी नहीं होती। वैसे इस पूरे विषय को समझने में कई बड़े विचारकों ने हमारी मदद की है, जैसे रॉबर्ट रेडफील्ड, जिन्होंने बताया कि कैसे इन छोटे गांवों की लघु परंपरा बड़े शहरों की वृहद परंपरा से जुड़ती है। एरिक वुल्फ ने यह दिखाया कि ये कृषक समाज दुनिया से कटे हुए नहीं हैं, बल्कि ये बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं का ही एक हिस्सा हैं। और AR देसाई, जिन्होंने भारत के ग्रामीण समाज का बहुत गहरा विश्लेषण किया। चलिए, अब इन सभी बातों को अपने देश भारत के संदर्भ में देखते हैं, क्योंकि भारत की कहानी वो तो कृषक समाज के जिक्र के बिना बिल्कुल अधूरी है। 70%। सर, इस नंबर पे गौर कीजिए। आज़ादी के समय भारत के हर 10 में से 7 लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पर जमीन से जुड़े थे। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कृषि हमारे देश की आत्मा में कितनी गहराई तक बसी हुई है। और फिर आया हरित क्रांति का दौर। एक तरफ तो इसने देश को अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। इसने अमीर और गरीब किसानों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। कुछ इलाकों और कुछ बड़े किसानों को तो इसका खूब फायदा हुआ, लेकिन छोटे किसान पीछे छूटते चले गए। तो फिर आज इस समाज की तस्वीर कैसी है? ये किन मुश्किलों का सामना कर रहा है और वो कौन सी नई चीजें हैं जो इसे बदल रही हैं? किसानों की जिंदगी आज भी चुनौतियों से भरी है। भूमिहीनता यानी जमीन का ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है। कर्ज का बोझ कमर तोड़ देता है। ऊपर से कभी सूखा, कभी बाढ़ जैसी कुदरती आफतें। और अगर फसल अच्छी हो भी जाए तो बाजार में सही दाम मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये सब बहुत पुरानी और गहरी समस्याएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंधेरे में ही है। उम्मीद की किरणें भी हैं। मशीनीकरण जैसे ट्रैक्टर वगैरह और बेहतर बीजों ने खेती का तरीका बदला है। सरकार की नीतियां भी असर डाल रही हैं। गांवों में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और सहकारी समितियां किसानों को एकजुट कर रही हैं। हाँ, ये बदलाव शायद थोड़ा धीमा है, पर यह हो जरूर रहा है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस बदलती हुई मॉडर्न दुनिया में क्या हमें अब भी कृषक समाज के बारे में सोचने की, उसकी परवाह करने की जरूरत है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, और शायद पहले से कहीं ज्यादा। पर क्यों? क्योंकि हमारी थाली में जो खाना है वो इन्हीं की मेहनत का नतीजा है। ये हमारे खाद्य उत्पादन की नींव है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यही समाज है। हमारी बहुत सी सांस्कृतिक परंपराएं, रीति रिवाज, वो सब इसी मिट्टी से तो उपजे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये समाज में एक स्थिरता बनाए रखने का भी काम करता है।